9 नवंबर 1828 को वाराणसी की पवित्र धरती पर एक बालिका ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। लेकिन घर में सभी उसे प्रेम से मनु कहकर पुकारते थे। किसी को क्या पता था कि यही नन्ही सी बच्ची आगे चलकर भारत के इतिहास में अमर हो जाएगी। मनु के पिता मोरोपंत तांबे एक विद्वान और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। माता भागीरथी बाई धार्मिक और संस्कारी थीं। बचपन से ही मनु का पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां साहस, धर्म और स्वाभिमान की बातें सुनने को मिलती थीं। परंतु किस्मत ने उसे बहुत जल्दी परिपक्व बना दिया। जब वो मात्र 4 वर्ष की थीं, तब उसकी माता का देहांत हो गया। माँ का साया सिर से उठ गया, पर पिता ने उसे कमजोर नहीं होने दिया। मनु का बचपन सामान्य बालिकाओं जैसा नहीं था। उसे गुड़ियों से खेलने में कम और तलवार, घुड़सवारी तथा धनुष बाण सीखने में अधिक रुचि थी। वो अपने मित्रों के साथ मैदान में दौड़ती, घोड़े पर सवार होकर तेजी से हवा को चीरती और शस्त्रों का अभ्यास करती। पेशवा के दरबार में उसे छबीली कहा जाता था, क्योंकि वो चंचल, निडर और तेजस्वी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ बड़ा करने की, अन्याय के सामने कभी न झुकने की। मनु ने बचपन से ही शिक्षा प्राप्त की। उसने संस्कृत और मराठी का ज्ञान सीखा, साथ ही धर्म ग्रंथों की कहानियां सुनी। महाभारत और रामायण के वीर पात्र उसके आदर्श बने। विशेष रूप से उसे उन स्त्रियों की कथाएं प्रेरित करती थीं जिन्होंने साहस और त्याग का परिचय दिया। शायद इन्हीं कथाओं ने उसके भीतर वो ज्वाला जगा दी थी जो आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने वाली थी। जब अन्य लड़कियां घर की चारदीवारी में सीमित रहती थीं, मनु खुले आकाश में अपनी पहचान बना रही थीं। वो घोड़े, सरंगी, पवन और बादल पर सवारी करती थीं। तलवारबाजी में उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उसकी फुर्ती देखकर दंग रह जाते। उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत संतुलन था, एक ओर कोमलता, दूसरी ओर अटूट साहस। बचपन से ही मनु ने यह समझ लिया था कि जीवन संघर्ष का नाम है। माँ का वियोग, समय की कठिनाइयाँ और समाज की सीमाएं, इन सब ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि और अधिक दृढ़ बना दिया। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति आकार ले रही थी जो आने वाले समय में इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। ये वही मनु थी जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। पर अभी वो केवल एक बालिका थी, सपनों से भरी, निडर और अपने भाग्य को स्वयं लिखने के लिए तैयार। यही बचपन उसकी वीरता की नींव था, और यही नींव उसे अमर गाथा की ओर ले जाने वाली थी। समय के साथ मनु बचपन की चंचलता से निकलकर युवावस्था की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। उसके व्यक्तित्व में अब एक अद्भुत गंभीरता और आत्मविश्वास झलकने लगा था। उसकी शिक्षा, शस्त्र विद्या और तेजस्विता ने उसे साधारण बालिका से अलग पहचान दे दी थी। इसी बीच उसके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। सन 1842 में झांसी के महाराज गंगाधर राव ने मनु से विवाह किया। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। ये केवल नाम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नए दायित्व और नई भूमिका की शुरुआत थी। अब वो केवल मनु नहीं रहीं, वो झांसी की रानी थीं। झांसी का राजमहल, उसकी प्रजा और राजकाज की जिम्मेदारियां, सब कुछ उनके सामने एक नई दुनिया की तरह खुल गया था। पर लक्ष्मीबाई ने इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने शीघ्र ही राजदरबार की परंपराओं और प्रशासनिक कार्यों को समझना शुरू कर दिया। महाराज गंगाधर राव विद्वान और कला प्रेमी थे। वे रानी की बुद्धिमत्ता और साहस से प्रभावित थे। दोनों के बीच परस्पर सम्मान और समझ का संबंध विकसित हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने केवल महल की रानी बनकर रहना स्वीकार नहीं किया। वे अक्सर दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनती थीं। उन्होंने राज्य की व्यवस्था को समझने का प्रयास किया और ये सुनिश्चित किया कि न्याय और शांति बनी रहे। उनकी सोच स्पष्ट थी, राजसत्ता का अर्थ केवल शासन नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा और सम्मान है। विवाह के कुछ वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये झांसी के लिए अत्यंत हर्ष का क्षण था। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्यवश वो शिशु अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। ये आघात रानी और महाराज दोनों के लिए असहनीय था। इस दुख ने रानी के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया, पर उन्होंने अपने साहस को टूटने नहीं दिया। महाराज गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरने लगा। राज्य के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी। अंततः दत्तक पुत्र को गोद लेने का निर्णय लिया गया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। रानी ने उसे अपने स्नेह और संस्कारों से पाला, मानो वो उनका ही रक्त हो। परंतु अंग्रेजी शासन की नजरें झांसी पर टिक चुकी थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां भारतीय रियासतों को अपने अधिकार में लेने की साजिश रच रही थीं। रानी को अभी अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय उनके धैर्य, साहस और नेतृत्व की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है। विवाह ने मनु को लक्ष्मीबाई बनाया, पर परिस्थितियों ने उन्हें एक साधारण रानी से कहीं अधिक बनने की राह पर डाल दिया। झांसी की ये नई रानी अब केवल महल की शोभा नहीं थी, वो आने वाले संघर्ष की तैयारी कर रही थी।
भले ही उसे स्वयं इसका आभास न हो। झांसी के राजमहल में एक समय ऐसा आया जब खुशियों ने दस्तक दी। रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में घंटियां बजीं, दान दिए गए और प्रजा ने इसे शुभ संकेत माना। महाराज गंगाधर राव के चेहरे पर वर्षों बाद संतोष की चमक दिखाई दी। झांसी को उसका उत्तराधिकारी मिल गया था। रानी के जीवन में ये क्षण अत्यंत कोमल और पवित्र था। एक माँ के रूप में उन्होंने अपने पुत्र को बाहों में भरकर भविष्य के सपने देखे। वे चाहती थीं कि उनका बेटा न्यायप्रिय, साहसी और प्रजा का संरक्षक बने। उनके भीतर मातृत्व की भावना पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। अब वो केवल राज्य की रानी नहीं थीं, बल्कि एक माँ भी थीं जिसकी दुनिया अपने बच्चे की मुस्कान में सिमट गई थी। परंतु भाग्य ने फिर क्रूरता दिखाई। जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु अस्वस्थ रहने लगा। राजवैद्यों और उपचार के सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। अंततः वो नन्हा जीवन बुझ गया। महल में शोक छा गया। जिस आंगन में हंसी गूंजी थी, वहां सन्नाटा फैल गया। रानी के लिए ये आघात असहनीय था। एक माँ के हृदय की पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने आंसू भीतर ही भीतर समेट लिए। वे टूटी पर बिखरी नहीं। उन्होंने अपने दुख को अपनी शक्ति में बदलने का प्रयास किया। इस घटना ने उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया। महाराज गंगाधर राव भी इस आघात से उभर नहीं पाए। उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। राज्य के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी। झांसी के सिंहासन को उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। अंग्रेजी हुकूमत की नजरें पहले ही रियासतों पर थीं। ऐसे में वंश की निरंतरता अत्यंत आवश्यक थी। अंततः महाराज और रानी ने एक बालक को गोद लेने का निर्णय लिया। उस बालक का नाम रखा गया दामोदर राव। रानी ने उसे अपने पुत्र के समान स्नेह दिया। उन्होंने न केवल उसे राजकुमार के रूप में, बल्कि एक योग्य और साहसी व्यक्ति के रूप में तैयार करने का संकल्प लिया। परंतु अंग्रेजी नीतियां कठोर थीं। वे दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता देने से बचते थे। रानी को ये भलीभांति समझ में आने लगा था कि आने वाला समय शांत नहीं रहने वाला है। मातृत्व का ये दूसरा अध्याय केवल स्नेह और पालन पोषण तक सीमित नहीं था, ये संघर्ष की शुरुआत भी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने निजी दुख को कभी अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपने आंसुओं को भीतर ही भीतर समेट लिया और झांसी की सुरक्षा को अपना सर्वोच्च धर्म मान लिया। मातृत्व ने उन्हें कोमल बनाया, पर परिस्थितियों ने उन्हें और भी अधिक दृढ़ बना दिया। यही अडिगता आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़ी होने वाली थी। झांसी के राजमहल में शोक की छाया अभी पूरी तरह हट भी नहीं पाई थी कि एक नई चिंता ने जन्म ले लिया। महाराज गंगाधर राव का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। रानी ये भलीभांति समझ चुकी थीं कि यदि राज्य के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो उत्तराधिकारी का प्रश्न स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से दामोदर राव को विधिवत गोद लिया गया। ये निर्णय परंपरा और अधिकार के अनुसार उचित था, लेकिन उस समय भारत की रियासतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें गड़ी हुई थीं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी लैप्स की नीति कहा गया। इस नीति के अनुसार यदि किसी रियासत का शासक बिना जैविक उत्तराधिकारी के मर जाता तो वो राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेज अक्सर इनकार कर देते थे। महाराज गंगाधर राव के निधन के बाद यही हुआ। रानी ने पूरी विधि और सम्मान के साथ दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने अधिकार और परंपरा का उल्लेख किया, परंतु अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने झांसी को अपने अधिकार में लेने का निर्णय सुना दिया। ये केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि झांसी की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार था। रानी के सामने ये स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज न्याय नहीं बल्कि विस्तार चाहते हैं। उनसे झांसी की सत्ता छीनने का प्रयास किया जा रहा था। उन्हें महल में पेंशन लेकर शांत जीवन बिताने का प्रस्ताव दिया गया, मानो झांसी केवल एक संपत्ति हो जिसे सौदे की तरह लिया छोड़ा जा सकता हो। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अपमान को चुपचाप स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि झांसी उनका अधिकार है और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। ये वही क्षण था जब उनके भीतर की ज्वाला और प्रज्वलित हो उठी। अब संघर्ष केवल सिंहासन का नहीं था, ये सम्मान, परंपरा और स्वाभिमान का प्रश्न बन चुका था। झांसी की प्रजा भी रानी के साथ खड़ी थी। लोगों को ये अन्याय असहनीय लग रहा था। अंग्रेजी शासन की नीतियां धीरे धीरे असंतोष की आग को हवा दे रही थीं। पूरे देश में असंतोष की लहर उठने लगी थी, जो कुछ वर्षों बाद एक बड़े विद्रोह में बदलने वाली थी। रानी लक्ष्मीबाई ने परिस्थितियों को समझते हुए अपने राज्य की रक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सेना को संगठित किया, किले की सुरक्षा मजबूत की और अपने विश्वस्त सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया। उनके भीतर अब केवल एक संकल्प था, झांसी की रक्षा और अपने स्वाभिमान की रक्षा। अंग्रेजों द्वारा झांसी को अपने अधीन घोषित करने के बाद राज्य में बेचैनी फैल गई। महल की दीवारों के भीतर और किले की प्राचीरों पर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। रानी लक्ष्मीबाई जानती थीं कि अब ये संघर्ष टलने वाला नहीं है।
अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वे पेंशन स्वीकार कर लें और शासन की जिम्मेदारी कंपनी को सौंप दें। उनके लिए ये एक औपचारिक प्रस्ताव था, पर रानी के लिए ये आत्मसम्मान का प्रश्न था। झांसी केवल एक राज्य नहीं था, वो उनकी पहचान, उनका कर्तव्य और उनकी प्रजा का भविष्य था। दरबार में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो रानी ने दृढ़ स्वर में अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे अन्याय के सामने झुकेंगी नहीं। उनके शब्दों में वो आग थी जिसने प्रजा के हृदय में विश्वास जगा दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी झांसी नहीं देंगी। ये केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक संकल्प था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। रानी ने तुरंत अपनी तैयारियां तेज कर दी। किले की सुरक्षा मजबूत की गई, सैनिकों को पुनः संगठित किया गया, घुड़सवार दल को अभ्यास कराया गया, तोपों और हथियारों की व्यवस्था की गई। उन्होंने महिलाओं को भी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिलवाया। झांसी अब केवल एक रियासत नहीं रह गई थी, वो एक संगठित शक्ति बनती जा रही थी। रानी स्वयं प्रतिदिन सैनिकों के साथ अभ्यास करती, घोड़े पर सवार होकर वे किले की दीवारों का निरीक्षण करती। उनकी उपस्थिति ही सन 1857 का वर्ष भारत के इतिहास में तूफान बनकर आया। अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष अब दबा हुआ नहीं था, वह खुलकर सामने आने लगा था। सैनिकों के बीच नई बंदूकों के कारतूसों को लेकर फैली खबरों ने आग में घी का काम किया। कहा गया कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। यह घटना केवल एक कारण थी, असली कारण वर्षों से जमा हुआ अन्याय, अपमान और शोषण था। मेरठ से उठी विद्रोह की चिंगारी तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी। कई रियासतों और सैनिक छावनियों में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि जनता के असंतोष का विस्फोट था। झांसी भी इस उथल-पुथल से अछूती नहीं रही। झांसी में तैनात भारतीय सैनिकों के मन में भी आक्रोश बढ़ चुका था। वे अंग्रेज अधिकारियों के व्यवहार से असंतुष्ट थे। जून 1857 में झांसी में भी विद्रोह भड़क उठा। अंग्रेज अधिकारी मारे गए और स्थिति अचानक रानी के सामने आ खड़ी हुई। यह क्षण अत्यंत जटिल था। एक ओर अंग्रेजों का अविश्वास था, दूसरी ओर अपने राज्य की शांति और सुरक्षा का प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई ने तत्काल स्थिति को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने झांसी में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, राज्य में अराजकता न फैले और प्रजा सुरक्षित रहे। उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखकर बताया कि वे व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं, पर अंग्रेजों ने उन पर संदेह करना शुरू कर दिया। अब हालात ऐसे थे कि पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। अंग्रेजों ने झांसी को विद्रोह का केंद्र मानना शुरू कर दिया। रानी समझ गईं कि आने वाला समय निर्णायक होगा। उन्होंने अपनी सेना को और अधिक संगठित किया। किले की दीवारों पर चौकसी बढ़ानी गई, तोपों को तैयार रखा गया। देश के अन्य हिस्सों में भी विद्रोह तेज हो रहा था। कानपुर, दिल्ली, लखनऊ और कई अन्य स्थानों पर संघर्ष छिड़ चुका था। ये केवल अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं, यह एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका था। झांसी अब इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने मन में निर्णय ले लिया था कि यदि अंग्रेज झांसी पर आक्रमण करेंगे तो उन्हें कड़ा प्रतिरोध मिलेगा। ये केवल राज्य की रक्षा नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा थी। 1857 की यह चिंगारी अब एक भयंकर ज्वाला में बदलने वाली थी और झांसी उसकी लपटों के बीच खड़ा था। 1857 की क्रांति अब पूर्ण रूप से भड़क चुकी थी। अंग्रेजी शासन ने विद्रोह को कुचलने का निश्चय कर लिया था। झांसी, जो पहले ही उनके संदेह के घेरे में थी, अब सीधा निशाना बन गई। मार्च 1858 में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर कूच किया। उनके नेतृत्व में अनुभवी सेना नायक थे, जिनका उद्देश्य स्पष्ट था, झांसी को हर हाल में अपने अधीन करना। झांसी का किला मजबूत था, पर उससे भी अधिक मजबूत था उसका नेतृत्व। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी थी। किले की प्राचीरों पर तोपें तैनात थीं, सैनिक दिन रात चौकसी कर रहे थे। महिलाओं तक ने रसद और हथियार पहुंचाने में सहायता दी। झांसी अब एक संगठित शक्ति बन चुकी थी। अंग्रेजी सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी। कई दिनों तक लगातार गोलाबारी होती रही। किले की दीवारों पर गोले बरसते रहे, पर झांसी की सेना डटी रही। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाती। वे केवल आदेश नहीं देती थीं, बल्कि युद्ध भूमि में उपस्थित रहकर नेतृत्व करती थीं। युद्ध के दौरान झांसी की वीरता के अनेक उदाहरण सामने आए। सैनिकों ने अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लिया। रानी ने अपने छोटे से पुत्र दामोदर राव को सुरक्षित रखा, पर स्वयं युद्ध से पीछे नहीं हटी। उनके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे जानती थीं कि यह संघर्ष केवल एक किले का नहीं, बल्कि सम्मान और अस्तित्व का है।
घेराबंदी लंबी चलती रही। झांसी की सेना ने सीमित संसाधनों के बावजूद अद्भुत साहस दिखाया, पर अंग्रेजों की संख्या और संसाधन अधिक थे। धीरे धीरे किले की दीवारें कमजोर होने लगीं। स्थिति गंभीर हो गई। रानी को समझ में आ गया कि यदि वे यहीं रुक गईं तो झांसी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ऐसे कठिन क्षण में उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर और कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ वे किले से निकल पड़ीं। घोड़े की तेज रफ्तार और उनकी निर्भीकता ने अंग्रेजों को चकित कर दिया। ये केवल पलायन नहीं था, बल्कि आगे की लड़ाई के लिए स्वयं को सुरक्षित रखने की रणनीति थी। झांसी का किला अंततः अंग्रेजों के हाथ में चला गया, पर उसकी आत्मा पराजित नहीं हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने दिखा दिया था कि साहस और नेतृत्व क्या होता है। झांसी की घेराबंदी इतिहास में वीरता के प्रतीक के रूप में दर्ज हो गई। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, संघर्ष जारी रखना। वे कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात अन्य क्रांतिकारी नेताओं से हुई। उनमें तात्या टोपे प्रमुख थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध की योजना बना रहे थे। रानी ने उनके साथ मिलकर नई रणनीति तैयार की। कालपी में अंग्रेजों से भीषण युद्ध हुआ। रानी ने अपने अद्भुत साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया। वे घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रही थीं। उनकी तलवार की चमक और दृढ़ संकल्प ने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखा, परंतु अंग्रेजी सेना संख्या और संसाधनों में अधिक शक्तिशाली थी। लगातार संघर्ष के बाद कालपी भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, पर रानी ने एक बार फिर निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे ग्वालियर की ओर बढ़ीं। ग्वालियर का किला रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। वहां की स्थिति अनुकूल देखकर क्रांतिकारियों ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो परिस्थितियां बदल रही हैं। ग्वालियर पर अधिकार ने क्रांति को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में भी अपने साहस का परिचय दिया। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया और अंतिम निर्णायक युद्ध की तैयारी शुरू की। अंग्रेजों ने भी पूरी शक्ति के साथ जवाबी हमला किया। अब यह स्पष्ट था कि निर्णायक टकराव होने वाला है। जून 1858 में ग्वालियर की धरती पर भीषण युद्ध छिड़ा। रानी ने पुरुष वेश धारण किया और रणभूमि में उतर पड़ी। वे किसी सामान्य सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक सेनानायक की तरह लड़ रही थीं। तलवार हाथ में लिए वे शत्रु सेना पर टूट पड़ीं। उनके प्रहार तेज और सटीक थे। हर प्रहार में स्वाभिमान की ज्वाला थी। सैनिकों ने देखा कि उनकी रानी किसी भी योद्धा से कम नहीं है। युद्ध लंबा और भयंकर था। अंग्रेजी सेना संगठित और संसाधनों से भरपूर थी, पर रानी का उत्साह और साहस अद्वितीय था। वे लगातार लड़ती रहीं। उनके शरीर पर कई घाव लगे, पर उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके लिए पीछे हटना पराजय नहीं, बल्कि अपने संकल्प से विश्वासघात था। अंततः एक घातक वार ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वे घोड़े से नीचे गिरीं, पर उनके चेहरे पर भय नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथियों से आग्रह किया कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। यह उनका अंतिम स्वाभिमान था। थोड़ी ही देर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी, पर उनके जीवन की ज्योति युगों तक फैलने वाली थी। उनका बलिदान केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के संघर्ष को नई दिशा देने वाला क्षण था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जीना और मरना ही सच्चा गौरव है। ग्वालियर की धरती पर संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। अंग्रेजी सेना ने पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। तोपों की गर्जना और तलवारों की टकराहट से वातावरण गूंज उठा। धूल और धुएं के बीच युद्धभूमि एक अग्निकुंड बन चुकी थी। इसी अग्निकुंड के मध्य रानी लक्ष्मीबाई अपने अंतिम संघर्ष के लिए तैयार खड़ी थीं। उन्होंने पुरुष वेश धारण किया ताकि शत्रु उन्हें पहचान न सके, पर उनके साहस को छिपाना संभव नहीं था। घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में, वे सीधे शत्रु के मध्य जा पहुंची। उनके प्रहार तेज और सटीक थे। हर प्रहार में स्वाभिमान की ज्वाला थी। सैनिकों ने देखा कि उनकी रानी किसी भी योद्धा से कम नहीं है। युद्ध लंबा और भयंकर था। अंग्रेजी सेना संगठित और संसाधनों से भरपूर थी, पर रानी का उत्साह और साहस अद्वितीय था। वे लगातार लड़ती रहीं। उनके शरीर पर कई घाव लगे, पर उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके लिए पीछे हटना पराजय नहीं, बल्कि अपने संकल्प से विश्वासघात था। अंततः एक घातक वार ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वे घोड़े से नीचे गिरी, पर उनके चेहरे पर भय नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथियों से आग्रह किया कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगे। यह उनका अंतिम स्वाभिमान था। थोड़ी ही देर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी, पर उनके जीवन की ज्योति युगों तक फैलने वाली थी। उनका बलिदान केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के संघर्ष को नई दिशा देने वाला क्षण था।
उन्होंने सिद्ध कर दिया कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जीना और मरना ही सच्चा गौरव है। ग्वालियर की धरती पर संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। अंग्रेजी सेना ने पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। तोपों की गर्जना और तलवारों की टकराहट से वातावरण गूंज उठा। धूल और धुएं के बीच युद्धभूमि एक अग्निकुंड बन चुकी थी। इसी अग्निकुंड के मध्य रानी लक्ष्मीबाई अपने अंतिम संघर्ष के लिए तैयार खड़ी थीं। उन्होंने पुरुष वेश धारण किया ताकि शत्रु उन्हें पहचान न सके, पर उनके साहस को छिपाना संभव नहीं था। घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में, वे सीधे शत्रु के मध्य जा पहुंची। उनके प्रहार तेज और सटीक थे। हर प्रहार में स्वाभिमान की ज्वाला थी। सैनिकों ने देखा कि उनकी रानी किसी भी योद्धा से कम नहीं है। युद्ध लंबा और भयंकर था। अंग्रेजी सेना संगठित और संसाधनों से भरपूर थी, पर रानी का उत्साह और साहस अद्वितीय था। वे लगातार लड़ती रहीं। उनके शरीर पर कई घाव लगे, पर उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके लिए पीछे हटना पराजय नहीं, बल्कि अपने संकल्प से विश्वासघात था। अंततः एक घातक वार ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वे घोड़े से नीचे गिरीं, पर उनके चेहरे पर भय नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथियों से आग्रह किया कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। यह उनका अंतिम स्वाभिमान था। थोड़ी ही देर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी, पर उनके जीवन की ज्योति युगों तक फैलने वाली थी। उनका बलिदान केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के संघर्ष को नई दिशा देने वाला क्षण था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जीना और मरना ही सच्चा गौरव है। ग्वालियर की धरती पर संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। अंग्रेजी सेना ने पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। तोपों की गर्जना और तलवारों की टकराहट से वातावरण गूंज उठा। धूल और धुएं के बीच युद्धभूमि एक अग्निकुंड बन चुकी थी। इसी अग्निकुंड के मध्य रानी लक्ष्मीबाई अपने अंतिम संघर्ष